बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपने अभी तक सेशन को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलो, क्योंकि इसी तरह की दमदार वीडियोस हम आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर ललित, मैं पढ़ाता हूँ आपको मैथमेटिक्स और शुरुआत करते हैं सेशन की। सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो पहला प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा, बहुत सिंपल सा सवाल होगा। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर किसके बराबर है? प्रीवियस क्लास से जोड़ूंगा क्योंकि मेजरमेंट से यहाँ मुझे अच्छे लगे सवाल, इसको पढ़ाना चाहिए फिर से। तो ये पीछे सवाल मैं करा चुका हूँ 2 या 3 सवाल आपको, और फिर नए सवाल के साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो 50 सेंटीमीटर, 50 मीटर और 5 किलोमीटर इनमें से किसके बराबर है? 500 मीटर, 555 मीटर, 5055 मीटर या सिर्फ 55 मीटर? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। बहुत ही सिंपल सवाल है, इसको तो आप नज़रों ही नज़रों में, आंखों ही आंखों में कर डालोगे, ये मुझे पता है। तो देखते हैं क्या आपका जवाब एकदम खतरनाक है, गमज़ुदा है। तो देखते हैं, मीटर में बात हो रही है और ये लिखा 5 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 5000 तो इसी ने कर दिया। ऑप्शन तो यहीं से आ जाएगा, 5000 वाला सिर्फ ये ऑप्शन है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 5000 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके सामने रखा है जो 5055 दे रहा है, तो ऑप्शन तो यहीं से मिल गया। पूरा कैसे करेंगे? 50 मीटर फिक्स है और यह है 500 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यानी 5 मीटर ये हो गया। सबको जोड़ दें तो 5055 मीटर एकदम सही जवाब है। सभी लोग अपने आंसर्स कमेंट में करते रहें, जिससे कि हमें पता लगे कि हाँ भाई आपके सवाल हमें मिल रहे हैं और तेज़ी से आप लोगों के सवाल जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जय हो सभी लोगों को मेरा प्यारा भरा नमस्कार। क्लियर आंसर था। दूसरा सवाल, 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 5, 10 एंड 35 इज व्हाट? आए आयुष, आप हमारे दिल में रहते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया आयुष। मुझे उम्मीद थी कि आप लोगों के रीड का सवाल तो सब कुछ पढ़ाया हुआ आया है, आपने सारे सवाल पढ़े हुए थे जो आए, और बड़ा अच्छा लगा इस तरह के सवाल आपने किए। और यहाँ पर देखते हैं जवाब क्या मिलता है। सवाल आपके सामने है, प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है, चाहूँगा आंसर भी मिले। 5, 10 और 35 के सबसे छोटे सार्वगुणज और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5, 10 एंड 35 एंड द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। डी इज द राइट आंसर। ओके, देखते हैं। देखो, सार्वगुणज को बोलते हैं सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, लीस्ट यानी LCM, और सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है HCF। तो सवाल का मीनिंग क्या था? आपको LCM और HCF का डिफरेंस निकालना था इन दोनों दी हुई संख्याओं के आधार पर। तो आपने कहा ओके 5, 10 और 35 का LCM और 5, 10 और 35 का HCF। आपने LCM निकाला तो 35 दूनी 70, 70। HCF निकाला 5 दूनी 10, 5 7 35, 5। दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? आपने कहा 65। कितना सरल सवाल था। दी 100% आंसर था, एकदम सही पकड़े हैं आप, सही जवाब था आपका। बहुत ही खूबसूरत। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर चलिए। किसी दिन सुबह 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों तथा मिनटों की संख्या कितनी है? क्वेश्चन है आपके सामने। सुबह 6:14 बजे से शाम 8:02 बजे तक घंटों और मिनटों की संख्या कितनी होगी? 13 घंटे 48 मिनट, 14 घंटे 16 मिनट, 2 घंटे 12 मिनट, 12 घंटे 16 मिनट। ओके, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ए, क्या बात है, बहुत तेजी से आलोक ने कहा ए। निशा भी ये कह रही है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। भीबा, वेरी गुड। तो देखते हैं सवाल। ऐसे सवालों को करते समय आप क्या करेंगे, इनको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैं एक पहला आसान तरीका बताता हूं आपको क्या करना है। सर्वप्रथम सबसे पहले आप इसको रेलवे के टाइम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये शाम का टाइम है, तो रेलवे में शाम का टाइम +12 होके चलता है। तो यानी ये कितने बज गए? 20:02। तो ये जो शाम का समय है रेलवे के अकॉर्डिंग 20:02 का है। तो 20:02 से आपने 6:14 घटा दिए। 60 का हासिल लिया तो कितना? 62 में से 14 गया तो 48, और 19 में से 6 गए तो 13। तो 13 घंटे 48 मिनट एकदम सही जवाब है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? 13:48 इज द राइट आंसर। इजी था। दूसरा तरीका क्या था करने का? अगर आपको दूसरा तरीका भी समझना है तो देखो क्या कर सकते हैं भाई। सुबह 6:14 AM होता है और शाम को 8:02 PM होता है।
दिन में 12 PM बजते, क्योंकि हम 12 से कैलकुलेट करना चाहें तो 6:14 से 12 बजे तक कितना टाइम हुआ? आपने कहा 12 में से आपने 6:14 घटा दिया, कितना बचा? आपने कहा 6 और 4 और ये कितना बचा? 6 घंटे 40 मिनट का टाइम हुआ, और 6 घंटे 40 तो यहाँ पर हुआ, और 8 घंटे 2 मिनट ये हो गए, दोनों को जोड़ दें, यू विल गेट 48, सॉरी दैट इज 5 घंटा 40 मिनट, तो दैट इज 13 घंटे 48 मिनट। द राइट ऑप्शन इज ए। बहुत ही अच्छे से आपने सवाल को समझा, इजीली था। आप रेलवे में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर आप सीधा सवाल 12 से भी, लेकिन मैं 12 की जगह रेलवे वाले टाइम को प्रेफर करूंगा क्योंकि उससे आपके सवाल जल्दी हो जाते हैं। एक और, ये सवाल बहुत ज़्यादा स्टेट में आते हैं, चाहे यूपी टेट की बात करूं चाहे मैं सीटेट की बात करूं। एक तालिका आपको दी गई है और ये समय पर आधारित सवाल होते हैं। इन सवालों को करना बहुत ज़रूरी है और ये इंपॉर्टेंट भी है। आज तक का रिकॉर्ड है, सीटेट में हर बार एक तालिका वाला सवाल आपको मिला है। प्रश्न है, तालिका को ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा इस खतरनाक तालिका को। इस पर जो लिखा है स्टेशन, 3 बस के बारे में बात की गई है और तीनों बस अलग अलग समय से जाती हैं और अलग अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती हैं। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिला है। आकांक्षा याद कर लिया क्या? नई दिल्ली से निगमन मीन्स डिपार्चर और अराइवल, 2 चीज यहां पर दी हैं। तो बस 1, बस 2 और बस 3, इनमें से कौन सी बस नई दिल्ली से मथुरा पहुंचने में सबसे कम समय लेती है, ये आपको बताना है। चलो तो देखते हैं सवाल का जवाब क्या है। ये बस पहुंची रात को 12:40 पर, मैं कह सकता हूं 24:40 पर पहुंची होगी, और चली कब थी? 19:15 पर। तो आपने घटाया, यहाँ पर कितना बचा? 25, और 24 में से 19 गए तो 5। तो पहली बस ने, यहाँ लिख देता हूँ, 5 घंटे 25 मिनट लिए। दूसरी बस की बात करते हैं, वो 18:10 पर पहुंची और चली कब थी? 12:30 पर। आपने कहा 70 में से 30 गए 40, और 5 घंटे 40 मिनट बस दोने लिए। तीसरी की बात करते हैं, 21:55 पर वो पहुंची और चली कब थी? 16:45 पर। कितना बचा? आपने कहा 10 और 5। तो पहली बस ने, दूसरी बस ने, हमने सबका टाइम निकाला, सारा टाइम हमारे सामने आ गया है। तो क्या हुआ? ठीक है, तो 5:24, 5:40 और 5:10, यानी इसमें अगर हम टाइम की बात करते हैं तो मतलब क्या हो, सबसे कम कौन सा टाइम ले रही है? पहली बस 5:25, दूसरी बस 5:40, तीसरी बस 5:10। तो सबसे कम समय कौन सी बस ने लिया है? बस 3 ने, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में था। समय पर आधारित सवाल था, इसको ऐसे आप कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। ये रहा वन मोर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, दीजिएगा जवाब तेजी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब बहुत अच्छे से मुझे मिलेगा। क्वेश्चन आपके सामने है और चाहूंगा जवाब मिले। देखेंगे क्या मिलता है। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपए अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? हाँ, बस 3। यानी एक व्यापारी है, यानी ए ट्रेडर ऑन 10% प्रॉफिट इवन आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑल्सो टू द फेस वैल्यू, व्हाट विल बी दी परचेज प्राइस। यानी एक MRP पड़ा हुआ है उस चीज पर 77 रुपए, वह उस पर 10% का डिस्काउंट कहता है कि 10% का डिस्काउंट है, उसके बावजूद भी वह उस पर 10% का प्रॉफिट कमा लेता है। तो यहां पर जवाब क्या है? ओके, ऑप्शन मिला अजीत का सबसे पहले, बहुत बढ़िया। अजीत सबसे पहले कहा 59 रुपए 30 पैसे, बहुत बढ़िया अजीत। बी 59 रुपए 30 पैसे, क्या बात है। सभी लोगों का जवाब बी, खूबसूरती से आप लोग परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी सब लोग क्या कहते हैं? क्या बी सही जवाब होना चाहिए? तो देखते हैं इस प्रोग्राम को और इस क्लास को और जानते हैं क्या आपका जवाब 69.30 सही है। और यहां पर रूबी ने कहा है 69 रुपीज। सी सबने अलग कहा। देखो समझो सवाल को, और आपको मैं बता दूं, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आप सभी के जवाब गलत हैं। आप सभी के जवाब गलत हैं। अफसोस, ये सारे आंसर गलत हैं जो आप दे रहे हैं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं कैसे, समझो। 77 रुपए MRP है उस पर, उसने उस पर 10% का डिस्काउंट दे दिया, कोई बात नहीं, यानी 7 रुपए 70 पैसे का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, अब वो चीज कितने की होगी, उसको कितने की मिली?
जो बेच रहा था व्यापारिक अंकित मूल्य पर, वो कितने की बेच रहा है उसको? उसने बोला 77 में से 7 रुपये 70 पैसे घटा दो तो 69 रुपये 30 पैसे। तो वो चीज़ MRP से 10% डिस्काउंट पर देने के बाद 69 रुपये 30 पैसे की उस बच्चे ने खरीदी, उस लड़की ने खरीदी जिसको वो बेच रहा था। लेकिन अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, इस पर भी बेचने पर उसको 10% का लाभ था, यानी इसके लिए वो चीज़ 110% की अभी भी है। भाई वो 10% का लाभ इस पर भी तो कमा रहा है, 10% का डिस्काउंट दिया, इतने रुपए हो गए, और इस प्राइस पर बेचने पर भी वह 10% का लाभ कमा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह चीज़ अभी भी ये प्राइस उसके लिए 110% के बराबर है। तो 100% का वैल्यू कितना है? आपने कहा सर कोई मुश्किल नहीं, 69.30 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 110, 6930 अपॉन 110, तो 11 छिक्का 66 और 11 तिया 33। तो उस वस्तु का एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस था उसके लिए वो 63 रुपये था। अभी समझ में आया सबको कैसे हुआ है? क्लियर है? बात समझ में आ गई होगी। मुझे तो उम्मीद है कि आपका सवाल जरूर क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपसे। क्लियर है? बात समझ में आई? वेरी नाइस। उम्मीद से भरा सवाल। ओके, गुड इवनिंग सचिन। क्लियर है? आगे बढ़ें, एक और सवाल की बात करें। वन मोर क्वेश्चन फॉर यू गाइस, और देखते हैं उस सवाल पर आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। किसी प्रमेय की परिकल्पना और निष्कर्ष को परस्पर बदलने से प्राप्त कथन क्या कहलाता है? प्रमेय का विलोम, प्रमेय का प्रतिलोम, प्रमेय का प्रतिधनात्मक, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। द इनवर्स ऑफ द थ्योरम इज जस्ट चेंजिंग हाइपोथेसिस टू द कंक्लूजन, इट्स नोन एज inverse of the theorem, inverse, okay, opposite of the theorem, it's opposite, approximation of the theorem या none of these। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, और मुझे उम्मीद है कि इस प्रश्न में तो कोई घबराहट, परेशानी, चिंता, कष्ट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब अच्छा मिलेगा। प्रतिलोम, तो यहां पर मिला ए, किसे? प्रतिलोम, इनवर्स को बोलते हैं। चलो मैं आपको बचपन में कहानी में लेकर चलता हूं, शायद आपको बचपन की कहानी थोड़ी सी याद हो, बचपन का थोड़ा सा चीज़ याद हो। हालांकि उस लड़के को तो बचपन का बहुत कुछ याद था, आप भी याद रखिएगा, ठीक है? आपको याद होगा बचपन में आप क्या करते थे। हमने कहा कि हमें यह सिद्ध करना है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करो। हम क्या मानते थे? हम मानते थे लेट √2 एक परिमेय संख्या है, ऐसे ही मानते थे ना। और हम इसको अगर परिमेय तो P/Q करते थे बराबर √2, इसका वर्ग कर देते थे, P² बराबर √2 का स्क्वायर, या P² इक्वल टू कितना हो गया? आपने कहा 2Q²। अब 2 तो मल्टीपल आ गया Q के साथ, तो हम बाद में क्या करते थे? अरे भाई ये तो परिमेय संख्या की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है। हम क्या करते थे कि चूंकि यह उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रही है, इसलिए हमारे द्वारा माना गया कथन गलत है। हम अपने आप को गलत सिद्ध करते थे ना, हम अपने आप को गलत सिद्ध करते थे ना। ऐसी जगह जब हम हाइपोथेसिस मानते थे कि माना ये संख्या परिमेय है, और उसके बाद हम अपने आप को गलत सिद्ध कर देते थे कि हमारे द्वारा मानी गई जो चीज़ थी वो गलत थी, इसलिए ये सही है। कुछ याद आएगा आपको, उसको बोलते थे कंक्लूजन और हाइपोथेसिस को आपस में इंटरचेंज करना, और वही उस प्रमेय का विलोम कहलाती है, अपोज कहलाती है, ठीक है ना? कॉन्ट्राडिक्शन भी कहलाती है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए। शायद आपको पुरानी बातें याद आ चुकी होंगी। एक और सवाल, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार गणित की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चे की गणितीयकरण की क्षमताओं का विकास करना है। स्कूली गणित का सीमित लक्ष्य है लाभप्रद क्षमताओं का विकास। यह गणितीयकरण बच्चे की ब्लैंक क्षमताओं का विकास करने की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए, पूर्व धारणाओं को उनके तार्किक निष्कर्ष का अनुशीलन करने और अमूर्तन का प्रचलन करने के लिए गणितीय रूप से चिंतन और तर्क के बच्चों के संसाधनों का विकास करने के लिए। वर्गमूल घनमूल निकालने सहित सभी संक्रियाओं के प्रभावी निष्पादन की, स्वतंत्र रूप से ज्यामिति प्रमेयों का निरूपण और उनका सत्यापन करने की, शब्द समस्याओं को रेखीय समीकरण में लगाने की। और यहां पर तो आपने सही जवाब दिया है
ए, बी, सी और डी के रूप में। देखते हैं जवाब क्या है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिएगा। मैं एक सेकंड में पानी की बोतल ले लेता हूँ। ओके, तो जवाब मिला है ए। बहुत ही अच्छा जवाब आपका, बहुत ही खूबसूरत जवाब मिला ए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं, सवाल के उत्तर में कोई भी गलती नहीं, कोई भी समस्या आपने नहीं की और जवाब एकदम सही दिया है। दैट्स वेरी नाइस एंड कूल आंसर यू हैव गिवन। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं इसका मीनिंग क्या था। देखो क्वेश्चन है भाई, गणितकरण का मतलब क्या होता है, मैथमेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप जब बालक को कुछ सिखाते हैं, समझाते हैं, तो उसमें पिछले वाली चीज़ों को कैसे नई चीज़ों से जोड़ा है, वह एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को यूज़ कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या उन संसाधनों का प्रयोग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सी चीज़ कहाँ लगेगी, किस तरह लगेगी, किस चीज़ में, किस ऑप्शन में, किस क्वेश्चन में कौन सा मेथड, फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक लगाना, ये सब गणितकरण के अंतर्गत आता है। तो राइट ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही करारा जवाब। चलो, ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणीक्रम सही है? इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग हायरार्की इज करेक्ट टू डेवलप ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है ज्योमेट्रिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ये क्या हो रहा है, ओके ये मेरा वीडियो कैसा ऐसा हो रहा है, ओके देखते हैं। इज इट क्लियर? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। और उम्मीद से भरा आपका जवाब क्या कहता है ये तो आप बताते हैं, मैं जैसे सुनूंगा कि आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर एंड करेक्ट आंसर। इज इट ओके? लेट्स सी क्या मिलता है जवाब, ये तो आप बताएंगे और मैं समझूंगा कि आपका जवाब सही आना चाहिए। तो लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट ऑप्शन, ए, बी, सी, डी। तो यहां पर ये टोटल चीजें जो लिखी है वो किसके अकॉर्डिंग लिखी हैं? ये लिखी है वॉन हेले के अकॉर्डिंग। और वॉन हेले अधिकतर सभी एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन लेके जरूर आते हैं, ठीक है ना? तो वॉन हेले एक सवाल जरूर लेके आते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपके सवालों के जवाब बहुत अच्छे होंगे। और वॉन हेले कौन थे? वॉन हेले थे हमारे नीदरलैंड वाले भैया, जिन्होंने अपनी डिसर्टेशन यानी थीसिस में ये सिद्ध किया था कि बालक के अंदर जो ज्यामिति गणित है, जो ज्यामिति का ग्रोथ है, ज्यामिति का विकास है, वो टोटल 5 चरणों में पूरा होता है, 5 लेवल में पूरा होता है, जो लेवल 0 से लेकर 0, 1, 2, 3, 4 4 तक थे। जिसमें पहला लेवल था मानसिक चित्रण, जिसको आप चाक्षुषीकरण भी कहते हैं, दूसरा था विश्लेषण, तीसरा था अनौपचारिक निगमन जिसको आप इनफॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, और चौथा था औपचारिक निगमन जिसको आप फॉर्मल डिडक्शन कहते हैं, और पांचवा था दृढ़ता। मैं जल्दी से इसमें आपको एक बार बता देता हूं इसका होता क्या है। मानसिक चित्रण में बालक चीजों को उनकी दिखावट और बनावट पर पहचानता है, वहीं विश्लेषण में बालक उन चीजों की आकृतियों के नाम और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझता है। अनौपचारिक निगमन में उस आकृति में जितने भी संबंध हैं उनको सीखता है और उस आकृति की सभी डीप प्रॉपर्टीज को समझ लेता है। हाँ, पढ़ाया मिस निशा, पढ़ाया है। आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप सर्च करेंगे वीडियो डाल के कि ज्योमेट्री लॉ ऑफ थिंकिंग बाय ललित सर, यू विल गेट इट। और साथ में औपचारिक में क्या होता है, वो डिफरेंट 2 आकृतियों में डिडक्ट करते हैं, इनको दोनों आकृतियों को जोड़कर नियम निकालता है। और दृढ़ता का मतलब क्या है, वो यहाँ मजबूत हो चुका होता है और वह स्वयं की आकृतियां बनाकर उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देता है। तो ये है पूरा वॉन हेले क्वेश्चन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2, बहुत बढ़िया। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के कौन से तरीके हैं? गणित चिंतन एवं विचार, ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठ्याचार्य, गणित के शब्द भंडार। वो किसको दर्शाने के 5 तरीके ही आपको बताना है। हस्तपरक प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक और लिखित भाषा वास्तविक संसार की स्थितियां अथवा संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हाँ, ये तो बात है, ये मैं भी खुश हूं, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है कि हाँ भी सब पढ़ाया हुआ है, दैट्स ग्रेट।
और यहां पर देखिएगा हम क्या पढ़ रहे हैं, गणित। तो ये सब क्या, मैथमेटिक चिंतन यानी मैथमेटिक थिंकिंग और आइडियोलॉजी, इन पर डिपेंड करता है। मैथमेटिकल थिंकिंग और लॉजिकल थिंकिंग पर डिपेंड करता है कि सब चीजें मैथमेटिक्स के विचार में मानी जाती हैं। बहुत ही बढ़िया जवाब, एकदम सही आपका मान लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो बताओ, आगे बढ़ते हैं। षटभुजाकार पिरामिड के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है सत्य कौन सा है। एक छूट गया शायद इसमें, ओके। इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़े होते हैं। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुज होता है। एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है। ये A, B, C और ये चौथा D, इनमें से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, नन, चौथा ऑप्शन नन है। ओके, तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। षटभुजाकार पिरामिड, षटभुजाकार जिसकी 6 भुजाएं होती हैं, षटभुजाकार एक पिरामिड है, उसके बारे में आप कौन सा कथन सत्य मानते हैं? इसके 6 षटभुजाकार फलक होते हैं जो 6 आयताकार फलकों से जुड़ा होता है। इसके 6 फलक होते हैं और प्रत्येक फलक षटभुजाकार होता है। ऑप्शन नंबर सी, एक बिंदु पर मिलते हुए 6 त्रिभुजाकार फलक के साथ इसका षटभुजाकार आधार होता है, या डी, इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन बताया जा रहा है। चलो देख लेते हैं, समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या था। ये षटभुजाकार है, 1 2 3 4 5 6। अब ऐसे मान लेते हैं ये सबका बराबर है, ठीक है ना। अब क्या करें, इसमें पिरामिड कैसे, पिरामिड यहां बनाते हैं तो ये लाइन ऐसे मिलती है ना, ऐसे तो मिलती सारी रेखाएं आपस में। अगर हम पिरामिड का निर्माण करते हैं, ऐसे तो होता पिरामिड, उस पर एक चोंच बन जाती, सब एक शीर्ष पे मिलती है ना चीजें। और याद रखना, पिरामिड के बारे में हमेशा कथन याद रखना, पिरामिड जो उसने बोला षटभुजाकार, तो वो उसका बेस होता है। तो बेस क्या है, 6 भुजाओं वाला, यानी हेक्सागोन है। उसका जो बेस है वो हेक्सागोन है। और हमेशा एक बात याद रखिएगा, जब भी पिरामिड की बात होगी उसके जितने भी फलक होंगे वो हमेशा ट्रायंगुलर शेप में होंगे। जैसे यहां देखना ना, ये एक त्रिभुज है तो यहां से यहां तक का त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है, ये भी एक त्रिभुज है। तो जब भी आप पिरामिड की बात करेंगे, चाहे वो किसी भी आकृति का है, तो वह हमेशा क्या होगा, त्रिभुजाकार होगा, यानी उसके फलक हमेशा त्रिभुजाकार होते हैं। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? और टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितनी होती हैं, जितनी उसकी भुजाएं, जैसे 1 2 3 6 था ना, तो टोटल नंबर ऑफ फलक कितनी होंगी इसमें, +1 7, ठीक है ना। तो टोटल अगर उसकी 6 त्रिभुजाकार है तो उसकी टोटल फेस कितनी होंगी, एक आधार की तरफ से उसका फेस माना जाता है, दैट इज ऑप्शन नंबर 7, दैट इज 7। फॉर एग्जाम्पल ये तो षटभुजाकार की बात करते हैं। अगर एक वर्ग होता तो वर्ग को कैसे करते, तो वर्ग को भी दिखाता हूं। सपोज ये वर्ग है, एक वर्गाकार उसका आधार है। अब इसका पिरामिड बनाओ, कोई भी पिरामिड आप बनाओगे ना, सपोज ये वर्गाकार है, तो देखो त्रिभुजाकार बनाओ ना। जब भी आप पिरामिड की बात करोगे तो हमेशा उसके फेस कैसे होंगे, हमेशा ट्रायंगुलर शेप होंगे। अब इसका आधार क्या है, इसका बेस क्या है, आपने कहा वर्गाकार, लेकिन इसके फलक कैसे हैं, त्रिभुजाकार। याद रहेगा, भूलेंगे तो नहीं, पक्का ना, प्रॉमिस, वेरी गुड। तो राइट ऑप्शन था ये 4 जो लिखा है, नहीं मैंने इसको 4 हटा दिया था, ये A B C और इसको मैंने D को नन किया था। इज इट क्लियर? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चलें। ओके, लेट्स सी, बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और समझते हैं एक और सवाल। चलिए, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण या बजट बनाना? देखते हैं जवाब क्या है। योजना, मार्गदर्शन, शिक्षण और बजट बनाना। विच वर्क इज नॉट रिलेटेड टू द टीचर? प्लानिंग, गाइडेंस, टीचिंग और बजटिंग। तो जवाब क्या मिलता है, लेट्स सी। A B C या D के ऊपर आपका आंसर। और यहां पर सब जानते हैं कि एक शिक्षक जो होता है, जो टीचर होता है, उसका कार्य प्लानिंग यानी लेसन प्लान, यूनिट प्लान बनाना, बच्चों को मार्गदर्शन, उनको गाइडेंस करना, कहते हैं ना,
तू बहुत अच्छा पढ़ता है, तू IIT में जाएगा, तू कुछ नहीं करता है, तू घास ही खोदेगा। हालांकि है तो हंसी की बात, लेकिन एक टीचर के पास बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं कि सर मुझे क्या करना चाहिए, तो टीचर उनको गाइड भी करता है, पढ़ाता भी है। इसके साथ शिक्षण, टीचिंग करना तो उनका मेन काम है। बजट बनाना, ये जो बजट बनाने की यहाँ बात हो रही है, ये टीचर का काम नहीं है। आप सब जानते हैं ना, टीचर का काम बजट बनाना नहीं होता, क्योंकि टीचर का काम बजट बनाना होता तो टीचर जो है बजट ना बनाया करता बैठ के आराम से, है ना। टीचर बजट नहीं बनाता, बजट बनाने का काम टीचर का नहीं होता है। टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना होता, बजट बनाना काम टीचर का नहीं माना जाता। ओके, इट्स डन। बात समझ में आ गई? वेरी नाइस। आगे बढ़ें, एक और सवाल की तरफ देखते हैं, रुझान करते हैं वन मोर क्वेश्चन की तरफ और जानते हैं एक और सवाल का जवाब क्या है आपकी तरफ। ये रहा क्वेश्चन है, ये यहां से इसको मैं हटा देता हूं, ये पीछे वाले सवाल का इसमें कनेक्ट हो गया है। क्वेश्चन है कि जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती हैं तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि एक, राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता, राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, या फिर राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। लेट्स सी व्हाट विल बी राइट आंसर। यहां से सवाल है, ये यहां से नहीं है। ओके, व्हेन राजन एनकाउंटर्स लिटरल प्रॉब्लम्स ही ऑफन आस्क, शुड आई एक्यूमुलेट और सब्ट्रैक्ट, डू आई मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्वेश्चन लाइक दी सजेस्ट दैट व्हाट दी सजेस्ट। अरे क्या बात है, बहुत सारे बच्चों ने कहा है बी कि राजन जोड़ गुणा नहीं कर सकता। ओ माय गॉड, ये तो गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। कृपया सही जवाब देकर प्रश्न को सही से चुनें। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय पूछता है, मैं जमा करूं या घटा, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं क्या कि राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझता है, राजन जोड़ घटा नहीं कर सकता, राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है। तो यहां जवाब मुझे मिला, बहुत बढ़िया। देखिए, अगर एक बच्चा कक्षा में है और वो क्या होता है, शाब्दिक समस्या, शाब्दिक मतलब शब्द वाली समस्या है, जो लिखित समस्याएं हैं, अगर आप शाब्दिक समस्याएं बच्चों को बोलते हो और वो नहीं समझ पा रहा, आपके साथ भी तो ऐसा होता है क्या? आपके साथ ऐसा नहीं होता है? आपके साथ भी तो होता है ना। जब आपको सवाल लिखित में मिलता है तो आप कितनी बार पूछते हैं, सर ये सवाल समझ नहीं आया, और जब आपके मास्टर जी उसको एक्सप्लेन कर देते हैं तो आप कहते हैं अरे अब समझ में आ गया, है ना। तो यानी उसको वो शब्द समझ से नहीं आ रहे हैं क्या लिखे हैं, और शब्द से क्या बनती है, भाषा। तो राजन को भाषा समझने में कठिनाई हो रही है। ऐसा नहीं से जोड़ना, वो तो पूछ रहा है मुझे क्या करना है, मुझे बता दो बस एक बार, इस सवाल में करना, जोड़ना घटाना, अगर आप बोलोगे तो मैं कर दूंगा। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? हाँ, क्लियर है ना। कई बार आपके साथ डाउट होते हैं ना इस तरह के, तो उन डाउट्स को आप किस तरह से पूरा कर सकते हैं अभी आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक और सवाल आपके स्क्रीन पर। ये रहा, समीक्षा अपने भाई को पढ़ा रही है। उसका भाई कक्षा 5 का छात्र है। संख्या 3560 को लिखकर समीक्षा ने कहा, यह 4 अंकीय संख्या है, यह संख्या 5 से पूर्णतः विभाज्य है। इस संख्या की विभाज्यता की जांच के लिए सूक्ष्म एवं सटीक तरीका कौन सा है? यदि समीक्षा ने सही उत्तर दिया तो उसका उत्तर क्या है? तो देखते हैं। 1, यह संख्या 5 से विभाज्य नहीं है। इस संख्या के अंकों का योग करके 5 से भाग देना विभाज्यता की जांच करेंगे। संख्या को सीधे सीधे 5 से भाग करके विभाज्यता की जांच करेंगे। जिस संख्या के अंत में इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, हालांकि पीछे वाले सवाल मैंने बताया था ये वाला, देखो ना, हाँ, 0 या 5 हो, उससे पहचान कर करेगी। तो देखते हैं, कक्षा 4 का बालक है, इस बात का ध्यान रखना, कक्षा 4 का बालक है और उसको आप कौन सा नियम समझा रहे हैं आपको पता होना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। जिस संख्या के अंत में या इकाई के स्थान पर 0, 5 हो उसे पहचान कर, या फिर संख्या 5 से विभाज्य नहीं है ये बताकर, या संख्या के अंकों का योग करके 5 से भाग देकर विभाज्यता की जांच करेंगे, या फिर सीधे सीधे भाग कर देंगे।
तो बता दें आपको, कक्षा 4 में ये डिविजिबिलिटी रूल बताया जाता है, कक्षा 4 का ही पार्ट है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0 या 5 आ जाए तो वह संख्या, इसको बोलते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, तो वह संख्या कंप्लीटली 5 से डिवाइड हो जाती है। तो समीक्षा क्या कहे, उत्तर कौन सा, ये वाला, क्योंकि लास्ट में 0 है तो ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो समीक्षा ने 4th ऑप्शन चूज करके सही जवाब दिया। एक और, कक्षा छात्र का अर्जुन संख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देने में सक्षम है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित प्रश्नों को हल करने में वह गलतियां करता है। वैसे तो अर्जुन संख्या संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे देता है, लेकिन उन समस्याओं को हल लिखने में वो गलती करता है। लिखने में उसकी त्रुटि को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक नीति कौन सी है? यानी स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 Arjun can answer the questions related to number system orally, but makes mistakes in writing solution for problem based on number system. To correct its error in writing, the best therapeutic technique is what? तो आपने कहा उसे 10 अभ्यास पत्रिकाएं दें, वास्तविक जीवन के अनुभवों को गणितीय संकल्पनाओं के साथ संबंधित करना, उसको एक कार्य पत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हों और उसे खाली स्थान भरने को कहें, संख्या प्रणाली की समस्या हल करने के लिए एक से अधिक तरीके सिखाना। तो देखते हैं ऑप्शन बी मिल रहा है, क्या बात है। तो यहां पर बी ऑप्शन दिया है और आयुष कह रहे हैं सी, बाकी कह रहे हैं बी। और मैं आपको बता दूं इसका सही जवाब जिन्होंने कहा है ऑप्शन बी, वो एकदम गलत है, ये सही नहीं है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग सही नहीं है। हालांकि एनसीएफ हमारा यही कहता है कि बालक को वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाओ, लेकिन यहां पर इस सवाल में कुछ और पूछा गया है। तो प्रश्न की बात है, पेडागोगी के स्टेटमेंट गलत कहीं नहीं होते हैं, प्रश्न की बात है कि किस आधार पर पूछा गया, यही तो हम गलती करते हैं। देखो वो क्या कर रहा है, वो सभी प्रश्नों के उत्तर ऑरली दे सकता है, मुंह जबानी सभी प्रश्नों के उत्तर दे देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऑरली वो सभी प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दे देता है। यानी आप जब बच्चों को गणितीय संकल्पना सिखाते हैं, वो किस लिए सिखाते हैं? गणितीय संकल्पनाओं को दैनिक जीवन से जोड़ के कब सिखाते हैं? जब उसे कुछ नहीं पता होता, यानी उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसको दैनिक जीवन से जोड़ते हैं। भैया उसका कॉन्सेप्ट तो क्लियर है, वो तो प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है देखो वो उत्तर सभी मौखिक रूप से देता है, लेकिन गलती कहाँ करता है? गलती एक जगह करता है, वो लिखने में। बोला ना उसने, लिखने में गलती कर रहा है। तो लिखने में गलती लिख करके तो सुधारोगे। अगर आपने डायग्नोस कर लिया, आपने डायग्नोस टीचिंग कर लिया और डायग्नोस टीचिंग करने के बाद आपने बता दिया, तो ये तो मोटी सी बात हो गई ना। अब तो सिर्फ आपको पहचानना है। इज इट क्लियर? बढ़िया है ना। तो अब तो सिर्फ आपको पहचानना है कि आपको कैसे सवाल को करना है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जी? समझ में आए बात कि नहीं? आ गए होंगे। इसलिए उसको हम एक कार्य पत्रक देंगे और उस कार्य पत्रक को देने के बाद हम ये जानेंगे कि भाई इस कार्य पत्रक के आधार पर वो क्या करेगा। ओके, बढ़िया, लेट्स सी। उस कार्य पत्रक के आधार पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप उस बच्चे को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं सब चीजें कि भाई ये पकड़ो चीजें, और इसमें संख्या कैसे भरेंगे। आपने कहा 10 में क्या जोड़ें कि वो 18 हो जाए, 1 8 आ जाए, तो बच्चा बोलेगा 10 में 8 जोड़ते तो 8 ऐसे बनता है। तो वो उसकी संकल्पना पूरी कंप्लीट हो जाएगी और वो चीज़ों को समझना शुरू कर देगा। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई भाई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? यस के नो हो तो मुझे बता दो, मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या था? ऑप्शन नंबर 3। हर जगह हम देख लेते हैं वास्तविक जीवन से। देखो यहां पर गलत हो गया ना, स्टेटमेंट गलत नहीं है, उसने प्रश्न दूसरा पूछा है। इसीलिए हमेशा याद रखिएगा, किसी भी सवाल का हल लिखने से पहले आप उस प्रश्न को गहनता से जरूर पढ़ें। एक और सवाल, परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या विशेषता है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता। मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर ऑफ टेस्ट इज व्हाट? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, यही सभी। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। नो। जवाब चाहिए हमको, तो भैया जवाब चाहिए आपसे। क्या दे सकते हैं आप जवाब? परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता या सभी?
हाँ जी, 2 के लिए बिल्कुल पैडागॉजी लगभग समान आती है, सिर्फ क्लास पर बदल जाती है, तो यह बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए हमेशा। आप जब भी पढ़ेंगे, जब भी पढ़ाएंगे, हमेशा यह परीक्षा आपके लिए, ये सवाल आपके लिए बेहतरीन सिद्ध होंगे। डी इज द राइट ऑप्शन, पक्का। क्या बात है, क्योंकि परीक्षण की सारी विशेषताएं हैं, चाहे वो विश्वसनीयता हो। ये सवाल आया था अभी रीट में आए थे सवाल ये, और 2 सवाल आए थे, और मैं बार बार कह के पढ़ाता था कि इनको ढंग से समझ लो, पेपर में सवाल मिलेंगे। और इस रीट वाले सवाल में ये 2 पेपर आए, 2 सवाल आए थे इस पर आधारित। नहीं, बफरिंग नहीं है, इट्स ओके, इट्स फाइन, नो बफरिंग इज हियर। चलो देखो, विश्वसनीयता का मतलब वैधता, वस्तुनिष्ठता, सहजता, डिस्क्रिमिनेशन यानी विभेदीकरण, ये सब परीक्षा के अच्छे गुण विशेषता मानी जाती हैं। विश्वसनीयता का मतलब क्या होता है कि एक परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा यदि, कब कहलाएगा, एक परीक्षण विश्वसनीय परीक्षण कहलाएगा यदि किसी भी परिस्थिति में एक बार रिजल्ट आउट होने के बाद उसके रिजल्ट में परिवर्तन ना हो, उसको बोलते हैं विश्वसनीयता। या आप कह सकते हैं हमारा टिल्लू भैया था, ये टिल्लू भैया ने पेपर दिया, उसकी कॉपी की हमने 4 फोटोकॉपी कराई, और ये अलग अलग मास्टर को चेक करने को दे दी कि सब चेक करो, और चारों मास्टर ने टिल्लू को 10 में से 8 नंबर दिए, बराबर नंबर दिए। तो ये परीक्षण क्या है, ये परीक्षण विश्वसनीय है। किसी भी स्थिति में जांचोगे तो उसका उत्तर नहीं बदलेगा। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, वस्तुनिष्ठ सबसे ज्यादा क्लोज होती है किसके, विश्वसनीयता के, क्योंकि एक परीक्षण वस्तुनिष्ठ होगा तो ही वह विश्वसनीय होगा। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण हमेशा विश्वसनीय परीक्षण की गिनती में गिना जाता है। ओके, और हम बात करते हैं वैधता की। वैधता मतलब क्या होता है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का मतलब क्या है कि उस पर टीचर का जो व्यक्तिगत प्रभाव है ना, व्यक्तिगत प्रभाव वो नहीं पड़ता। और परीक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता के बारे में अगर हम बात करेंगे तो विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, ये सभी। तो राइट ऑप्शन क्या था, वैधता का मतलब क्या होता है, वैधता का मीनिंग होता है कि एक परीक्षण जिस चीज के लिए बनाया गया है वो उसी की माप करे, यानी जो चीज आपने बताई है वो उसी की माप करे, उसके ऊपर ना जाए। इसको व्यापकता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जितना सिलेबस में है उसी पर आप उसका प्रश्न पत्र बनाएं, उसी से पूछें, उसी को मापें। अब आपने पेपर तो लिया सीटेट का, मैं बोलूं इससे ही मैं आपको आईएएस बना दूंगा, तो क्या पॉसिबल है? मैंने कहा भाई आपका मैं सीटेट का पेपर दे रहा हूं, ओके, और इससे मैं आपको कहूंगा कि आप सुपर टेट पास करने की कोई जरूरत नहीं है, गलत है ना, गलत हो जाएगा ना, क्योंकि परीक्षण सीटेट के लिए बना है तो वो सीटेट को ही मापेगा, वो वैलिड सिर्फ सीटेट के लिए है। और इसको आउट ऑफ सिलेबस भी मान सकते हैं। जैसे आपका एक परीक्षण था, आपने कहा रीट का पेपर या सीटेट का पेपर देने जा रहे हैं, वो ऑब्जेक्टिव होगा तो विश्वसनीय भी होगा, रिलायबल होगा ना। लेकिन अगर उसमें 10 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आ जाएं तो वो परीक्षण इनवैलिड होगा, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस आते ही आप कहाँ जाएंगे, कोर्ट, और सीधा करेंगे केस और कहेंगे इस परीक्षा को रद्द कराओ क्योंकि ये परीक्षा सही नहीं है। क्लियर है, समझ में आया? ओके, वेरी गुड। एक और सवाल, इस पर भी सवाल आए थे पेपर में, देखो ये सवाल भी आपके सामने आया था। सुश्री रीना दशमलव की गुणन की संकल्पना का शिक्षण कराने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। इस ग्रिड गतिविधि को ही ग्राफ पेपर भी बोलते हैं, ये ग्राफ पेपर का ही पार्ट है। उसका एक नमूना नीचे दिया गया है। आंसर क्या था, आंसर ये सभी, आयुष आंसर ये सभी। तो ये पद्धति के द्वारा सुश्री रीना क्या करना चाहती हैं, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम, सीखने की परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही हैं, समस्या समाधान कौशल के विकास पर बल दे रही हैं, प्रक्रमणशील ज्ञान पर ज्यादा बल दे रही हैं, संकल्पनात्मक ज्ञान पर कम। ओके, इसको जानते हैं ना, इसी को होता है, इसी से तो पूछा था। देखो किस तरह से आप 0.2 और 0.3 की गुणा इसके बराबर होते सिद्ध करोगे, कौन सा सबसे अच्छा उपागम, यही तो सवाल था कि सर 0.3 इंटू 0.4 की गुणा करके 0.8 आता है। तो इसको समझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा था, अभी तो आया था रीट में, यही है ग्रिड पेपर। हाँ सचिन, यू कैन टेक, नो इशू, इट्स इजी टू टेक, आप जरूर लीजिएगा और आसानी से अपनी चीजों को बढ़ेगा। लास्ट में आपको बताऊंगा सारी डिटेल, ओके हो ना। चलो बता देते हैं। और राइट ऑप्शन क्या है, तो आकांक्षा ने कहा भाई डी तो बिल्कुल नहीं होगा, आकांक्षा ने कहा डी तो बिल्कुल नहीं होगा। चलो आकांक्षा की बात
नहीं मानते हैं और आकांक्षा आपको बता दें डी ही सही होगा। ठीक है, डी इज द राइट ऑप्शन। ओके, क्लियर है। रजत शर्मा, जाके पहले तो अपनी 10th क्लियर कर फिर हमें पढ़ा। रजत जी पहली बात तो ये है, कंडीशन ये है कि जो आप ये भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, आपको कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आया, कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है, ये जो आप यहाँ पर कमेंट लिख रहे हैं, हालांकि ये अभद्र भाषा का प्रयोग आप कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपकी अपनी भाषा है, आपके अपने संस्कार हैं, जितने परिवार से आपको मिले होंगे, तो ये दर्शाता है कि आप कितने सभ्य परिवार से बिलोंग करते हैं या आप कितने असभ्य परिवार और एक गंदे परिवार से बिलोंग करते हैं, क्योंकि एक शिक्षक को ये भाषा बिल्कुल भी सूट नहीं होती है। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात कि आप तरह के जो व्यक्ति होते हैं ना, वो मैं आपको शिक्षक के नाते कह तो कुछ नहीं सकता हूँ, क्योंकि शिक्षक के सबसे बड़ा धर्म है माफ़ी देना, पर कंडीशन ये है, जो सुअर होता है वो हमेशा गटर में ही खुश रहता है, क्योंकि उसे गटर में गंदगी खाने की आदत है और आप वहीं से निकले हैं। ठीक है, तो पहले अपने आप को स्वच्छ करो, साफ करो, तब किसी दूसरे व्यक्ति पर इस तरह के कमेंट करो। ठीक है, रजत शर्मा जी, समय आपको मेरी बात सारी समझ में आ गई होंगी। तो परिवार में जाओ, परिवार से पूछो कि आपको इतना असभ्य क्यों बनाया उन लोगों ने। गलती आपकी नहीं है, आपके माता पिता की होगी ज़रूर कुछ ना कुछ, जिससे कि आप पैदा हो गए। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे भाई। चलिए, वो अच्छे से समझ गए होंगे सारी बातों को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, समझ में आई बात। तो यहां पर क्या था, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है ना। तो प्रक्रमणिक ज्ञान पर कम, सीखने के परंपरागत उपागम का प्रयोग कर रही है। हाँ आलोक जी, करना पड़ता है ऐसे लोगों का, क्योंकि ये नाली के कीड़े हैं, गटर के घर की सभ्यता भी यही है। तो नहीं, एक टीचर को आप कुछ भी बोल सकते हैं अगर वो कहीं गलत हो। एक प्रश्न मैं गलत नहीं पढ़ाता, सब कुछ सही सही बता रहा हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है वो समझ। तो ये क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। बेसिकली ये कोई रजत शर्मा नहीं है। अभी यहाँ पर एक बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चैनल वाले हैं और वो अनअकैडमी से निकाले गए हैं, है ना। तो अब वो कुछ कह तो सकते नहीं है, तो वो ऐसे नाम बदल के आते हैं और टीचर पर कमेंट कसना शुरू करते हैं। अभी मैंने यहां देखा था, एक व्यक्ति यहां पर जुड़े थे, फिजिक्स वल्ला, पीछे आपने कमेंट देखा होगा, फिजिक्स वल्ला के नाम से एक व्यक्ति आए थे, है ना। फिजिक्स वल्ला नहीं, अगर ये सोचते होंगे हम कुछ भी बोलेंगे टीचर को सुन लेगा, तो उनके बाप की जागीर तो है नहीं यहाँ पर कि हम यहाँ बैठे हैं और वो कुछ भी कह के जाएंगे हम सुनेंगे। तो वो नाली के कीड़े, गटर के कीड़े रहेंगे और वही रहेंगे, क्योंकि शिक्षक बनने का एक भी गुण उनके अंदर नहीं है। हालांकि उसको मैंने बड़ी सभ्यता के साथ समझाया है, माफ़ी चाहूँगा अगर मेरा कोई वर्ड आपको गलत लगा हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो ये ग्रिड पेपर है। तो देखो ये होता क्या, पहले इसको करने का तरीका समझो, ग्रिड पेपर को करते कैसे हैं आप। मुझे तो हंसी आ रही, मैं ऐसे शब्द का प्रयोग करता नहीं कभी, लेकिन वो ज़्यादा ही अति हो गई इसलिए करने पड़े। चलो देखते हैं। तो ये ग्रिड पेपर क्या है, ये प्रक्रमणिक कौशल है, यानी रट्टाफिकेशन है एक तरह का। ये क्या है, ये रट्टाफिकेशन है। और रट्टाफिकेशन कैसा होता है, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है। क्या हुआ, 0.06 क्यों आया, तो यहां पर हम ग्रिड पेपर लेते हैं, 10 बाई 10 का ग्रिड पेपर है, 10 बाई 10 का ग्रिड पेपर है। ओके, अब यहां पर क्या करें, 10 बाई 10 का ये ग्रिड पेपर आपके सामने लिखा हुआ है, तो इसमें हर एक ग्रिड पॉइंट 1 को दर्शाता है, पॉइंट 1, पॉइंट 2। तो हम क्या करते हैं, बच्चों को कैसे सिखाते हैं कि देखो 3 इधर से लो तो आप 3-3 लाइन काट दो, 4 लोगे तो 4-4 लाइन काट दो, 5 लोगे तो ये एक तरह का प्रक्रमणिक कौशल है। ये एक तरह का क्या है, एक स्टेटमेंट है, एक तरह का गेम है। ओके ना। हाँ बिल्कुल, मैंने कहा ना वो स्टूडेंट नहीं है, मैंने अभी आपको बताया ना
ही इज नॉट द स्टूडेंट। वो मैं समझ गया था, अभी बहुत देर से मैं इस कमेंट का इंतजार कर रहा था, मैं काफी समय से इस कमेंट का इंतजार भी कर रहा था कि एक कमेंट शायद मुझे मिलेगा थोड़ी देर बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक व्यक्ति को देखा था, फिजिक्स वल्लाह के नाम से एक आदमी आए थे यहाँ पर, वो गलती से उस चैनल से जुड़ गए थे, उन्होंने एक कमेंट किया था पहले, उसके बाद अब वो अपने चैनल से तो कमेंट कर नहीं सकते, तो उन्होंने नाम बदल कर ये हरकतें की हैं। लेकिन ऐसी हरकतें करना एक बड़े चैनल को शोभा नहीं देता, तो वो क्या बच्चों को सिखाएंगे अगर वो इस तरह से कुछ काम करेंगे तो। चलिए खैर कोई बात नहीं, ये सब चलता रहता है, अब वो कमेंट नहीं करेगा, अब हो सकता है दूसरी आईडी बना के आए, वो दूसरी बात है। चलो बात समझ में आई। संकल्पनात्मक ज्ञान और संख्या समस्या समाधान पर ज्यादा बल दे रही है, प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। तो ये क्या है, ये प्रक्रमणशील क्वेश्चन है, ये एक के बाद स्टेप बाय स्टेप सिखाई चीजें हैं। तो 3 डंडे इधर से काटे, 2 डंडे इधर से काटे, और जहां दोनों आपस में काटे उन ब्लॉक्स को गिन लिया, 1 2 3 4 5 6 और वही गुणा लिख दी, तो राइट ऑप्शन था 4। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं, ये रहा आपके सामने। चलिए, एक अध्यापक ने कक्षा 4 के छात्रों को 36 टाइल दी और उन्हें सभी संभव आयताओं में यानी रेक्टेंगल्स में व्यवस्थित करने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी संकल्पना को संबोधित नहीं किया जा सकता। हाँ वही तुम कह रहे हैं। अब अगर ये गलत भी हैं तो गलत पे आप बोल सकते हैं कि सर आपने यहाँ गलत पढ़ाया, हम भी बोल सकते हैं, पूरा अधिकार है आपको। लेकिन अब आते ही असभ्य भाषा का प्रयोग करें तो ये तो सोची समझी प्लानिंग है ना, कर दिया ब्लॉक। ओके चलो, तो बात समझ में आई। ओके लेट्स सी। तो क्षेत्रफल आयतन गुणनखंड, तो देखो 36 टाइल्स की दी गई हैं, उन्हें संभव आयताकारों में व्यवस्थित करने की बात हो रही है। तो बच्चा इससे क्या नहीं किया जा सकता। देखो आयताकार टाइल से जब आप आयतों को अरेंज करेंगे तो ये आयत अरेंज करते समय आप गुणनफल निकाल सकते हैं कि आपने ऐसे लगा दिए आयत, 6 के लगा दिए, 6 ऐसे 6 ऐसे 36 हो गया, 9 ऐसे 4 ऐसे लगा दिया, 3 ऐसे 12 ऐसे लगा दिया, तो आप 36 फैक्टर भी प्राप्त कर रहे हैं। देखो फैक्टर मिल रहे हैं ना आपको, आप फैक्टर भी प्राप्त कर सकते हैं, क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, आप गुणनखंड भी कर सकते हैं। लेकिन 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 आप कभी भी आयतन नहीं निकाल सकते। यू नेवर कंक्लूड वॉल्यूम फॉर द सेम। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? ओके डन। इज इट ओके? तो राइट ऑप्शन था आयतन। एक और सवाल आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। विच स्टेटमेंट इज ट्रू? संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? 0 should be introduced after number 9. 0 should be introduced when teaching local values. The first number to be studied must be 0. After number knowledge develops in children, 0 must be introduced. तो इनमें से कौन सा करना चाहिए बच्चे को? स्थानीय संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित होने के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। ओके लेट्स सी। तो डी ऑप्शन है, बिल्कुल सही बात है। देखो संख्या 9 के बाद 0 नहीं, आपने पढ़ा कभी? आपने पढ़ा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपने कभी पूछा 0 क्यों आया? नहीं, टीचर ने बताया, ना आपने बताया, है ना। दूसरी बात करते हैं, स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। स्थानीय मान सिखाते समय, अब स्थानीय मान तो कक्षा 3 में सिखाया जाता है, तो क्या 0 तब बताओगे? ये भी गलत है। स्थानीय मान सिखाते समय, स्थानीय मान तो कक्षा 3 में है एनसीएफ के अकॉर्डिंग, यानी क्लास 3 वहां पर स्थानीय मान है, तो पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। ये आपको गलत है, क्योंकि 0 से गिनती हमें किसी ने नहीं सिखाई। हाँ, जब बच्चों में संख्या का ज्ञान स्थापित हो जाता है तब हम शून्य का परिचय देते हैं कि संख्या के आगे लगाने पर 0 बढ़ जाता है, संख्या के पहले लगाने पर इसका कोई वैल्यू नहीं होता। तो 0 की डेफिनेशन हम यहां पर देते हैं। राइट ऑप्शन था 4। एक और सवाल है जो अब नहीं कराऊंगा मैं। 29 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, और आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपने एक एक सवाल को बहुत अच्छे से समझा होगा।
मुझे आशा है कि आपका सेशन आपको समझ में आया होगा पक्का। और अगर आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा है, पसंद आया, तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ ज़रूर बताइएगा कि डेली यहाँ पर क्लास होता है और वो क्लास को ज्वाइन करें। धन्यवाद, थैंक यू।